मैं डॉक्टर रमेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज के लेक्चर में हम जो वायरस के संरचनात्मक घटक हैं इनके बारे में बात करेंगे। जो वायरस स्ट्रक्चर है उसका दूसरा भाग है ये। जो वायरस के संक्रमणशील खंड है उसको वायरॉन कहते हैं। एक वायरॉन में न्यूक्लिक एसिड कोर और विशेष प्रोटीन आवरण कैप्सिड। तो कोर और कैप्सिड दो होते हैं इसके अंदर। कोर के अंदर न्यूक्लिक एसिड हो गया और उसको घेरे हुए जो आवरण है उसको कैप्सिड कहा जाता है। अतः ये कह सकते हैं हम कि वायरॉन जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना हुआ होता है। न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लिक एसिड हो गया और बाहर प्रोटीन का आवरण हो गया। जो कैप्सिड है ये अनेक प्रोटीन इकाइयों से मिलकर बनता है जिनको कैप्सोमियर्स कहा जाता है। जो इकाइयाँ हैं उनको कैप्सोमियर्स कहते हैं। प्रत्येक कैप्सोमियर एक समरूपी प्रोटीन की 5 या 6 प्रोटीन उप इकाइयों, जिन्हें कि प्रोटोमियर्स या मोनोमियर्स कहा जाता है, उनके द्वारा बना होता है। तो प्रोटीन इकाइयाँ जो हैं वो कैप्सोमियर्स। हर एक कैप्सोमियर के अंदर 5 या 6 प्रोटोमियर्स या मोनोमियर्स। इनको क्रमशः इनकी संख्या के आधार पर पेंटामियर्स अगर 5 उप इकाइयाँ हैं, हेक्सामियर्स अगर 6 उप इकाइयाँ हैं, तो उस प्रकार से इनको कहा जाता है। मोनोमर्स का अनुभार लगभग 1000 से 10,000 डाल्टर होता है। प्रोटोमर्स आपस में कठोर नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स द्वारा जुड़े रहते हैं, जबकि कैप्सोमियर्स के बीच कमज़ोर बंधे होते हैं। एक वायरॉन के कैप्सिड में पेंटामर्स एवं हेक्सामर्स के विन्यास के आधार पर वायरस की आकृति निर्भर करती है। प्रत्येक वायरॉन के कैप्सिड में पेंटामर्स कैप्सोमियर्स की एक निश्चित संख्या पाई जाती है। कैप्सोमियर्स की संख्या जो है वो हर एक वायरस के अंदर निश्चित होती है। वायरस में केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड मिलता है, या तो आरएनए होगा या डीएनए उसके अंदर हमको मिलेगा। जंतु वायरसों एवं बैक्टीरियोफेज में सामान्यतः डीएनए पाया जाता है, परंतु कुछ जंतु वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है उनमें आरएनए भी पाया जाता है। और दूसरी ओर अगर हम पादप वायरसों में देखें, जैसे कुकुम्बर मोज़ेक वायरस है, अल्फा अल्फा मोज़ेक वायरस, इनमें भी डीएनए भी पाया जाता है। कुछ जंतु वायरसों के कैप्सिड के बाहर कोशिका झिल्ली के समान एक लाइपोप्रोटीन एनवेलप भी पाया जाता है। आवरण रहित वायरसों को नग्न वायरस कहते हैं। कुछ के आवरण के बाहरी भाग में लंबे उभार या स्पाइक्स होते हैं। दूसरी चीज़, हम कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वायरस, जो वायरस के विभिन्न घटक हैं उनका संगठन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहली बात हम करेंगे एनवेलप की या आवरण की। कुछ पादप एवं जंतु वायरसों के चारों ओर परपोषी कोशिका से प्राप्त 10 से 15 नैनोमीटर मोटाई का एक आवरण पाया जाता है, जो कोशिका झिल्ली के समान होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान ये होता है। यह आवरण लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा बना होता है और इसमें ग्लाइकोप्रोटीन तथा मैट्रिक्स प्रोटीन भी पाए जाते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन आवरण की बाहरी सतह पर स्पाइक्स निर्मित होते हैं। जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसमें 10 नैनोमीटर तक लंबे हो सकते हैं और एक दूसरे से 7 से 8 नैनोमीटर की दूरी पर पाए जाते हैं। इनका जो कार्य है वायरस को परपोषी जीवाणु कोशिका से संलग्न होने में सहायता प्रदान करना है और हीमोलिसिस करना है। मैट्रिक्स प्रोटीन की प्रकृति वायरस के जीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन की प्रकृति परपोषी कोशिका के आधार पर निर्धारित होती है। वायरस के आवरण में अनेक शर्कराएँ भी पाई जाती हैं, जैसे ग्लूकोज, मैनोज इत्यादि। वायरस आवरण के निर्माण हेतु लिपिड्स की प्राप्ति परपोषी कोशिका से होती है। दूसरा जो घटक है वो कैप्सिड है। कैप्सिड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन पाए जाते हैं, लिपिड्स नहीं होते हैं। प्रोटीन कौन से होते हैं इसके अंदर? पहले हम प्रोटीन की अगर बात करें तो वायरस का जो कैप्सिड प्रोटीन द्वारा निर्मित होता है 20 प्रकार के विशेष एमिनो एसिड्स इसमें पाए जाते हैं, परंतु बैक्टीरिया की तरह डायअमीनो पामिलिक एसिड नहीं होता। वायरस की प्रोटीन में आइसोमरेज एमिनो अम्ल होते हैं। जटिल वायरसों में आंतरिक प्रोटीन एंजाइम के रूप में पाई जाती है। कैप्सिड प्रोटीन संक्रमण के समय वायरस कण को परपोषी कोशिका से संलग्न होने में सहायता प्रदान करते हैं और प्रोटियोलिटिक एंजाइम के विरुद्ध ये प्रतिरोधी होते हैं। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज और जेंटेबायोज शर्कराएँ वायरस के कैप्सिड में ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में पाई जाती हैं।
तीसरा जो घटक है वो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डीएनए होता है इनके अंदर। इसकी मात्रा अलग अलग होती है, जैसे जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उनमें 17% तक हो सकता है, कुछ में 50% तक हो सकता है। वायरस हैप्लॉइड होते हैं, अर्थात इनमें न्यूक्लिक एसिड जो है उनकी केवल एक कॉपी ही मिलती है। प्रत्येक वायरस में न्यूक्लिक अम्ल का आकार एवं मात्रा अलग अलग होती है। इनका आकार भी अलग हो सकता है, इनकी मात्रा भी अलग हो सकती है। डीएनए वायरसों में एडेनिन, गुआनिन व थायमिन के साथ मिथाइल साइटोसिन एवं मिथाइल हाइड्रोक्सी साइटोसिन भी पाया जाता है। और आरएनए वायरसों में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। तो सभी डीएनए वायरसों में एटीजीसी और आरएनए में एयूजीसी का अनुपात लगभग अलग अलग होता है। डीएनए एवं आरएनए जो हैं वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं, सर्कुलर होते हैं, कुछ में इनमें ध्रुवता पाई जाती है और कुछ में ऋणात्मक ध्रुवता पाई जाती है। स्ट्रैंड्स की संख्या के आधार पर वायरसों में 4 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, ये सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। तो पहले सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये एक रेखिक संरचना होती है जिसे पर्वोवायरस कहा जाता है, जैसे पर्वोवायरस में। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये अनेक जंतु वायरसों व जीवाणु भोजियों में पाया जाता है, ये भी लीनियर होता है, रेखीय होता है, जैसे वैक्सीनिया वायरस में। फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो ये कुछ पादप वायरसों में और जंतु वायरसों में न्यूक्लिक अम्ल इस प्रकार का पाया जाता है। अधिकांशतः जो इन्फेक्शियस या धनात्मक वायरस में पाया जाता है, और जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के 2 खंड होते हैं, तो कई वायरसों में इसके खंडों में भी बढ़ जाता है। फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये जो है जंतु वायरसों में जैसे रियो वायरस, रिट्रोवायरस आदि में पाया जाता है। कॉटन ब्लू वायरस में डीएस आरएनए के 10 से अधिक खंड पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि जो जैसे एडिनो वायरस है, इसके अंदर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, ये सारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले हैं। फिर ये कोलीफेज के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड है, यहाँ पर ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। आरएनए जो है यहाँ पर ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड। तो इस प्रकार जो इसके विभिन्न घटक हैं जीवाणु विषाणु के, उसके बारे में हमने आज बात की कि वो उनकी जो संगठनात्मक जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है।